नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से जुड़ा अपना पसंदीदा शो प्रॉपर्टी जंक्शन, जिसमें हम लोग प्रॉपर्टी से जुड़े हुए तमाम मुद्दे, तमाम खबरें हम लोग लेकर आते हैं और उसको विशेषज्ञों के जरिए बेहतर तरीके से समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले पिछले एपिसोड्स में जो आपने प्यार दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं ये प्यार अब आगे भी जो होगा वो बरसाते रहेंगे। लेकिन बीते हफ्ते प्रॉपर्टी से जुड़े बाजार में क्या कुछ घटा है, क्या विवाद हुआ है, कहां सहूलियत दी गई है, इससे जुड़ी तमाम खबरें जो होंगी वो आज हम लोग यहां पर कवर करेंगे और उसका करेंगे विश्लेषण। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव एट फिनकार्ट तनवीर आलम सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। सर से अपनी चर्चा शुरू करें उससे पहले देख लेते हैं कि आज के ऑन द शो में क्या क्या खबरें हैं, जो मुख्य खबरें हैं जो हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो ईडी ने बड़े डेवलपर पर कार्रवाई की है। कहां का मामला है, क्या हुआ है, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखते हैं कि इससे पहले भी कई सारी खबरें आई थी, लेकिन इस बार क्या हुआ है। रेंटिंग रूल्स में हुए हैं बड़े बदलाव। पूरे देश भर में जो रेंटिंग रूल्स हैं, यानी कि किराएदार और जो मकान मालिक हैं उनके ऊपर क्या सारी चीज़ें यहाँ पर लागू होंगी, उसको भी यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद किस राज्य में बदला गया है सर्कल रेट। महाराष्ट्र और यूपी के बाद अब कौन सा राज्य है जहां पर सर्कल रेट जो है वो यहां पर बदले गए हैं। उसके बाद फिर बात करेंगे मकानों की बिक्री में कमी आई है लेकिन वैल्यू जो है वो बढ़ गई है। एनालॉग की रिपोर्ट आई है, इसमें कई सारे ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं, तो उनको भी यहाँ पर समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे हम लोग लाखों रुपए देकर भी नहीं मिला घर। धोखाधड़ी का मामला है, क्या मामला है, कहाँ क्या चीज़ें हुई हैं, इसको भी हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा और भी तमाम खबरें होंगी, उसका भी हम आज विश्लेषण करेंगे। तो चलिए पहली खबर से शुरुआत करते हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी ने एक्सपर्शन डेवलपर्स पर आरोप लगाया है कि उन्होंने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यानी कि आईबीसी के नियमों का दुरुपयोग कर डिग्निटी बिल्डकॉन नाम की दिवालिया कंपनी से गुड़गांव के सेक्टर 62 में 9.3 एकड़ जमीन अनुचित तरीके से हासिल की है। ईडी का कहना है कि एक्सपर्शन ने क्रेडिट फैसिलिटीज की खरीद पर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी कि सीओसी में 60% वोटिंग राइट्स हासिल किए हैं और अन्य को प्रभावित कर खुद को फायदा पहुंचाया है। अब ईडी ने एनसीएलटी से अपील की है कि वे अपने मई 2023 में डिग्निटी बिल्डकॉन को एक्सपर्शन को देने वाले फैसले को वो वापस लें। हालांकि एक्सपर्शन ने इन आरोपों को झूठा बताया है और कहा है कि कर्ज का लेन देन वैध था और रिलेटेड चार्जेस एनसीएलटी और आईबीबीआई पोर्टल पर पूरी तरह दर्ज थे। सर, सबसे पहले तो इस मामले पर आपका क्या विचार है, क्या कहना है, और क्या बड़े डेवलपर जो होते हैं आईबीसी जैसे कानूनों का इस्तेमाल करके जमीन या संपत्ति अनुचित तरीके से वाकई में हासिल कर सकते हैं? देखिए, ये आईबीसी जो लागू हुआ था 2016 में, इनफैक्ट आप देखेंगे रियल एस्टेट के जो सेक्टर है, ऑलमोस्ट 20 से 22% जो केस आईबीसी में आई थी वो सिर्फ रियल एस्टेट से जुड़ी हुई है। ओके, अब ये क्या होता है कि इसमें जो ये रियल एस्टेट जो डेवलपर, बड़े बड़े डेवलपर होते हैं, अब इनके पास सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इनको समझ में आती है। इनफैक्ट इनके पास रिक्विजिट रिसोर्सेज है इन टर्म्स ऑफ लॉयर्स, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्या है कि ये मिसयूज तो करते हैं अपने पावर्स को। ओके, और अब इसको एक लीगल फ्रेमवर्क दे देते हैं। एक्सपीरियंस तो डिनाई कर रहा है कि भाई मैंने जो सारा कुछ जो ट्रांजैक्शन किया है ये अजाइनेबल वोटिंग राइट के तहत किया था और उसी के ज़रिए मैंने कंट्रोलिंग राइट उसमें लिया है और वोटिंग राइट के बाद हमको ये परमिशन मिला है। बट लेकिन देखिए एक्चुअली क्या है कि ये एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लूप होल कह सकते हैं। अब इसको कोर्ट प्रूफ करेगी कि भाई ये सही है या गलत है। अब ऐसे में देखिए, हर बिजनेस प्लान हर जगह में ये लूप होल इंडस्ट्री यूटिलाइज करती है। कभी वो टैक्स के जरिए होगा, कभी इस तरह आईबीसी के रूल के जरिए होगा। ये तो यूटिलाइज होती है एंड पीपल यूज मनी, पावर एंड रेगुलेशन, ये तीनों को यूज करके एक्सप्लॉइट करते हैं। सर, लेकिन अगर किसी ज़मीन या प्रोजेक्ट पर कानूनी विवाद हो जाए तो उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाकर जो घर खरीदने वाले लोग हैं उनका क्या होगा, और इससे बचने के सर क्या उपाय हैं? क्योंकि विवादों से प्रोजेक्ट रुक सकते हैं और जो खरीदार है उसका समय और पैसा यहाँ पर दोनों ही तरह से यहाँ पर फंस सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अभी क्या है, सिंपल देखिए, रेरा के आने के बाद काफ़ी हद तक ये रियल एस्टेट में बहुत सुधार आई है। ओके, तो आपको वेरीफाई करिए प्रोजेक्ट रेरा रजिस्ट्रेशन है,
और उसका लीगल स्टेटस क्या है बिफोर परचेजिंग। दूसरा आप चेक कर सकते हैं डेवलपर्स का ट्रैक रिकॉर्ड कि भाई इसके ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, किस तरह की डेवलपमेंट करते हैं, क्वालिटी क्या है उसकी। टाइटल वेरिफिकेशन जो अभी लोग कह रहे हैं टाइटल वेरिफिकेशन की, आपके टाइटल वेरिफिकेशन है, आप जब खरीदने जाएं तो आप वो बिल्डर से डिमांड किया डेवलपर से कि आप टाइटल वेरिफिकेशन पब्लिक डोमेन में शेयर करिए, आपके नाम में है या नहीं। और चौथी बात है कि जो भी पेमेंट करें आप एस्क्रो अकाउंट में करें पेमेंट। तो ये छोटे 3-4 पॉइंट हैं जिसको आप फॉलो करेंगे तो चांसेस है कि आप ये रियल एस्टेट के विवाद में कम पड़ेंगे, क्योंकि रियल एस्टेट इटसेल्फ एक सेक्टर ऐसा है जिसमें विवाद बहुत मेजॉरिटी केस में आता रहता है और अलग अलग तरीके से आता रहता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए 4-5 तरीके आप करेंगे तो इससे आपकी चांसेस है कि आपकी जो प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद कम होंगी। तो कई सारे यहाँ पर ऑप्शंस हैं, रेरा है, टाइटल डीड है। जब आप प्रॉपर्टी पे पैसा लगाएं या उसका रुख करें तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखें। और काफ़ी एक लंबी लिस्ट भी होती है जो कि हमने पिछले भी कई सारे एपिसोड्स में डिस्कस किया हो, तो उसको भी आप एक चेकआउट कर सकते हैं कि जब आप प्रॉपर्टी लें तो वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब चलते हैं मुंबई में एक 75 साल के बुजुर्ग को प्रॉपर्टी धोखाधड़ी यानी कि प्रॉपर्टी फ्रॉड का शिकार बनाया गया था। पीड़ित का कहना है कि जिस बिल्डिंग में वो रहता था वहां का एक कमरा खरीदने के लिए साल 2017 से लेकर 2024 के बीच उसने लगभग 86 लाख रुपए से ज़्यादा नकद दिए थे और समझौता किया था, लेकिन कमरा उनके नाम पर हुआ ही नहीं। गौर करने वाली बात यह है कि बिल्डिंग का मालिक भी जानता था कि ये सौदा हो रहा है, लेकिन फिर भी मकान ट्रांसफ़र नहीं हुआ। धोखाधड़ी का एहसास होने पर पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की है। आरोपी के खिलाफ चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस दर्ज हो चुका है, लेकिन आरोपी फरार है। पुलिस उसकी खोज में अभी लगी हुई है। सर, क्या प्रॉपर्टी खरीदने से पहले सरकार या पुलिस की ओर से कोई ऐसी व्यवस्था है जिससे आम लोग आसानी से पता कर सकें कि जिस संपत्ति को वो खरीद रहे हैं वो असली है या धोखाधड़ी में शामिल हो सकती है? क्योंकि अल्टीमेटली जब देखा जाता है कि ऐसे जब मामले आते हैं तो बुजुर्ग खास तौर पर यहाँ पर आसान शिकार भी हो जाते हैं। देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात मैं कहना चाहूँगा। देखिए, इंडिया में अधिकतर लोग जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो लाइफ में उनकी फर्स्ट और शायद आखिरी परचेज होती है। ओके, मैं इंडिया मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। ओके, लाइफ में एक मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं, तो वो प्रॉपर्टी कहीं भी बाय करेंगे वो लाखों और करोड़ों में होता है। तो मेरी एक सिंपल सी सजेशन रहती है लोगों को कि भाई आप जब लाख और करोड़ खर्च करने के लिए है और आप सेकेंड हैंड प्रॉपर्टी जब ले रहे हैं, आप एक लीगल एडवाइजर को अपॉइंट करके उस प्रॉपर्टी की प्रॉपर वेरिफिकेशन करवाइए। टाइटल वेरिफिकेशन वगैरह जो होता है वो प्रॉपर करवाइए। अगर वो प्रॉपर्टी क्लीन है तो आप उसके बाद ही उस प्रॉपर्टी में निवेश करिए। लेकिन आप अगर वो छोटी से पैसे बचाने के चक्कर में आप बड़ा सा अपना पूरा रकम गवा देंगे। अनफॉर्चुनेटली ये लोग ये छोटे से रकम, और उसके लिए बहुत ज़्यादा महंगा कॉस्ट नहीं होता है। किसी भी लॉयर या लीगल को अपॉइंट करेंगे वो 5, 10, 15, 20, 25 हज़ार भी लेगा, तो आपके लिए वो 25,000 आपके 2.5 करोड़ या 1 करोड़ 2 करोड़ की के लिए के मुकाबले 1% भी खर्चा नहीं है। तो आपको ये बिल्कुल करना चाहिए कि आप प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन बिल्कुल, अगर आप वो सेकेंडरी सेल में ले रहे हैं, मान लीजिए कि आप किसी दूसरे से खरीद रहे हैं, तो इसमें आपको वेरिफिकेशन बिल्कुल करवाना चाहिए और उसके बाद ही आपको इसमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए, जी सॉरी मैं ही कहूँगा, जी जी। आप एक नोटिस करेंगे, मैं एक डेटा पढ़ा था अभिषेक, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड में था ब्यूरो में, करीब अप्रॉक्सीमेटली 25,000 से 30,000 प्रॉपर्टी रिलेटेड चीटिंग केसेस रजिस्टर होती हैं एनुअली। ओके, और कहा यह जाता है कि ये सिर्फ 25% है, इससे 3 से 4 गुना और हायर जो प्रॉपर्टी चीटिंग केसेस आती हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं होती हैं। तो कहने का अर्थ ये कि इंडिया में हर साल अकबर 1 लाख प्रॉपर्टी चीटिंग केसेस इंडिया में आती है। तो आप सोचिए इतना बड़ा प्रॉब्लम है ये, एंड आई थिंक उसको हम अवॉइड कर सकते हैं अगर थोड़ी सी एहतियात बरतें। सर, जब इतना बड़ा आंकड़ा भी है जैसे कि आपने यहाँ पर सर गिनाया भी है, तो सर ऐसा क्यों नहीं है कि सरकार और पुलिस यहाँ पर कोई एसओपी जारी करे या फिर ऐसा कोई एक तरीका इजाद करे जिससे कि ये धोखाधड़ी के जो मामले हैं वो रुक जाएं? देखिए, ये पब्लिक डोमेन में ये सारी चीज़ें। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।
महाराष्ट्र में, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स आप इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन के वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। एक होता है इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट होता है, जिसमें आपको उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन और पास्ट ट्रांजैक्शन के बारे में मिल सकता है। और अगर नए नए प्रोजेक्ट्स को यूज़ करें तो आप रेरा पोर्टल में वेरीफाई करिए। तो ये अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, लोगों को जानकारी नहीं है इसके बारे में, इसलिए वो उस ट्रैप में फंस जाते हैं। सर और खास दूसरा जी। एक और रीजन भी होता है ना, कि आप देखेंगे इंडिया में क्या होता है कि बहुत सी प्रॉपर्टीज जो है वो रजिस्ट्रेशन लोग नहीं करवाते। खरीद लिया लेकिन वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो अब ये जो गैप है, वो फ्रॉडस्टर इस गैप का फायदा उठाता है, क्योंकि वो रजिस्टर नहीं हुआ है। और मान लीजिए आपसे मैंने प्रॉपर्टी खरीदा, मैंने रजिस्टर नहीं किया, प्रॉपर्टी तो आपके नाम में है ना, तो मैं दूसरे को भी बेच सकता हूं, क्योंकि दिखा के कि भाई आप देख लीजिए मेरे रजिस्ट्रार साइट में, प्रॉपर्टी साइट में मेरा नाम मिलेगा आपको, तो मैं दूसरे को भी बेच सकता हूं। तो ये सब जो छोटे छोटे जो शॉर्टकट लोग लेते हैं ना, छोटे छोटे पैसे बचाने के चक्कर में, ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो आपको ये सब अवॉइड करना है। और प्रॉपर्टी क्योंकि लाइफ टाइम का एक बाय है, तो आप प्लीज उस पर बहुत ही बारीकी से उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाइए, और जितनी एहतियात बरतनी है उतनी एहतियात बरतिए उस पर। चलिए, कुछ चीज़ें जैसे सर बता रहे हैं यहाँ पर, प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन यहाँ पर बेहद ज़रूरी है। जब आप प्रॉपर्टी खरीदें तो उसका वेरिफिकेशन ज़रूर करें, लॉयर को थोड़ा सा हाई करें। और सही बात है कि अब लाखों और करोड़ों की अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट 5,000 10,000 रुपये जैसे कि अगर आप वेरिफिकेशन में लगा देंगे तो फिर वो आप ही के लिए फ़ायदा होगा, आगे की दिक्कत नहीं होगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। चलिए, अब शो की सबसे बड़ी खबर की हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने रेंटिंग प्रणाली में सुधार करते हुए नए नियम लागू किए हैं। न्यू रेंट रूल्स 2025 के अनुसार अब हर रेंट एग्रीमेंट को साइन होने के बाद 60 दिन के अंदर ऑनलाइन डी स्टैम्प करके रजिस्टर करना होगा। पुराने हाथों से लिखे हुए या कागजी एग्रीमेंट यहां पर काम नहीं आएंगे। रिहायशी मकानों में सिक्योरिटी डिपॉजिट की सीमा 2 महीने के किराए तक तय की गई है, ताकि किराएदारों पर भारी अग्रिम राशि का दबाव ना हो। किराया बढ़ने, मरम्मत या बेदखली के मामलों में क्लियर रूल्स, जैसे कि किराया साल में सिर्फ एक बार बढ़ेगा। बढ़ोतरी के लिए 90 दिन पहले नोटिस देना होगा। मकान मालिक अगर घर में जाना भी चाहे तो इसे 24 घंटे पहले एक तरह से यहाँ पर लिखित बताना होगा किराएदार को। यहाँ पर अगर मकान मालिक घर की मरम्मत नहीं करता तो किराएदार मरम्मत करके उसका खर्च जो है वो किराए से एडजस्ट कर सकता है। ऐसे नियम तय किए गए हैं। इसके अलावा अगर कोई मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं कराता तो 5,000 रुपये तक जुर्माना भी यहाँ पर हो सकता है। तो ये मोटा माटी नियम है जो अभी किए गए हैं, और लिस्ट काफ़ी इसकी जो है वो काफ़ी लंबी है। लेकिन कहा जा रहा है कि इससे किराएदारी जो होगी वो ज़्यादा पारदर्शी होगी, सेफ होगी और न्याय संगत बनेगी। झूठे करार, अचानक किराया बढ़ोतरी या बेदखली की जो मुश्किलें होंगी वो यहाँ पर कम हो जाएगी। सर, क्या हर राज्य इन नए नियमों को पूरी तरह से लागू करेगा? क्योंकि कई बार केंद्र के मॉडल जो होते हैं, वो नियम जो होते हैं जो राज्य अपने हिसाब से यहाँ पर बदल देते हैं। ऐसे में किराएदार और मालिक को असली नियम समझने में दिक्कत नहीं होगी? देखिए, एक्चुअली सबसे पहले समझते हैं फंडामेंटल चेंज गवर्नमेंट ने किया क्यों है। एंड बहुत बड़ा एक पैराडॉक्स है, कह दें। अब इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 1 से सवा करोड़ वेकेंट अर्बन हाउसिंग यूनिट है। मतलब ये फ्लैट्स जो हैं करीब 1 से सवा करोड़ के बीच में खाली है यूनिट। और दूसरे साइड शॉर्टेज है रेंटल फ्लैट की। सेंसस का डेटा ये, रेंटल फ्लैट की करीब ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास। तो समझ रहे हैं, 2 करोड़ हाउसिंग की डिमांड है और शॉर्टेज है, और आपके पास सरप्लस है जो यूज नहीं हो रहा है, जो लेट आउट नहीं हो रहा है 1.25 करोड़ पे। तो काफी हद तक ये रेंटल मिसमैच है, ये पूरी हो सकती है। लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो फ्लैट ओनर हैं वो रेंट आउट करने में डरते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं प्रॉपर्टी लेट आउट करूंगा तो उस पर मेरे प्रॉपर्टी वापस नहीं आएगा, टेनेंट प्रॉब्लम क्रिएट करता है, प्रॉपर्टी डैमेज कर सकता है, उस पर लिटिगेशन होता है। और लिटिगेशन आप समझते हैं इंडिया में सालों साल चलता रहता है। तो ये सब डर की वजह से जो प्रॉपर्टी लोगों के पास है भी, वो डर के मारे रेंट आउट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो रेगुलेशन आया है मेरे हिसाब से एक बहुत वेलकम चेंज है उस जो शॉर्टेज है रेंटेंट की, उसको फुलफिल करने के लिए। अगर ये आप देखेंगे, ये बहुत ही बैलेंस रूल रेगुलेशन है, जहां पर प्रॉपर्टी ओनर्स के राइट को भी प्रोटेक्ट किया गया है। जैसे भाई आप
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिए ताकि आपके नाम में रहे सिक्योरिटी। अच्छे, दूसरे साइड टेनेंट का भी प्रोटेक्शन बहुत बेहतरी से किया गया कि भाई सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 महीने का होगा, रेंट रिविजन का फ्रेमवर्क दिया है, मकान मालिक जैसे कि घर आने में नोटिस का पीरियड है, मेंटेनेंस के ऊपर भी किया गया भाई। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो स्ट्रक्चरल और मेजर रिपेयर है वो लैंडलॉर्ड करेगा, डे टू डे रिपेयर है, माइनर रिपेयर वो टेनेंट करेगा। तो ये जो क्लैरिटी है ना, एक बहुत अच्छी क्लैरिटी है और ये बहुत ही बैलेंस रेगुलेशन है जो कि दोनों लैंडलॉर्ड और टेनेंट को ध्यान में रख के किया गया है। और इस पे जो रिस्ट्रिक्शन भी डाली गई है, सबलेटिंग रिस्ट्रिक्शन डाला गया है, प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन राइट है। और तो इसको अगर सही मायने में यूज देखा जाए तो ये बहुत बैलेंस है और हर राज्य को हेल्प करेगा, बहुत प्रॉपर्टी ओनर टेनेंट को भी। तो मेरे ख्याल से इसे इम्प्लीमेंटेशन करने में कोई संकोच नहीं होनी चाहिए स्टेट को। जो जिस हिसाब से ये ड्राफ्ट किया गया है ये बहुत फॉरवर्ड लुकिंग और वेलकम चेंज है। मेरे हिसाब से इसे तो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सर बातें काफ़ी अच्छी अच्छी हैं और रूल्स जो हैं ऑब्वियस बातें दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए किए गए, लेकिन अल्टीमेटली सर सवाल यही है कि जब स्टेट पे जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो वो अपने हिसाब से इसको मॉडुलेट भी करता है। सेंटर का एक फैसला आया, उसके बाद स्टेट ने उसको रेगुलराइज किया, अपने हिसाब से थोड़ा सा किया, तो उसमें जो चेंजेस आएंगे वो फिर जो मकान मालिक और किराएदार होंगे उनको कैसे अल्टीमेटली समझ में आएगा यहाँ पर? देखिए, जैसा रेरा भी हुआ है, आप देखेंगे इंडियन लेवल में रेरा इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन स्टेट लेवल में थोड़ा रेरा माइन्यूट हो गया। लेकिन क्या होगा ना कि आप एक तरह से एक सिंपल फ्रेमवर्क समझिए, द ह्यूमन बॉडी का एक स्केलेटन है, गवर्नमेंट ने एक स्केलेटन स्ट्रक्चर डाल दिया है। अब उस पर फ्लैश और जो स्किन है अब वो थोड़े डिफरेंट होंगे, कोई फेयर स्किन होगा, कोई डार्क स्किन होगा, कोई फैट होगा, कोई थिन होगा, वो उतनी 19-20 की गुंजाइश रहेगी। लेकिन मेजर फ्रेमवर्क तो ये जो डिसाइड हुआ इसी में रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बहुत रैशनली डिसाइड किया है और सोच समझ के डिसाइड किया गया। आप अगर बारीकी से अगर इसको पढ़ेंगे ना तो इसमें काफ़ी हद तक सारा कुछ कवर किया गया। अब जो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की बात की गई है, अब देखिए अगर आप मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, अब स्टेट गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, क्योंकि उस स्टेट गवर्नमेंट को जो स्टैम्प जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसकी अर्निंग है। तो मुझे नहीं लगता कि स्टेट गवर्नमेंट को भी इसे इम्प्लीमेंट करने में कोई दिक्कत आनी चाहिए, बल्कि वो तो वेलकम मूव है, क्योंकि कंपल्सरी अर्निंग हो जाएगी उनकी। क्योंकि कल को मान लीजिए मैं अगर वो रजिस्टर नहीं करता हूँ और कल कोई प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट आता है तो एज अ ओनर तो मैंने उस पर डिफॉल्ट किया है इम्प्लीमेंट करने में रूल रेगुलेशन, तो मेरी राइट जो है फाइट करने की बहुत लिमिटेड रह जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ टेनेंट और लैंडलॉर्ड के लिए फायदा नहीं है, ये एक्चुअली गवर्नमेंट के लिए भी फायदा है, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि उसके एक्सचेकर को वो एडिशनल स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस मिलेगा, जो कि अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे उससे वंचित रह जाएंगे। ठीक है सर, लेकिन जैसे कि बोला गया कि 60 दिनों के अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कराना बहुत ज़रूरी होगा। सर अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में तकनीकी कोई खामी आ जाती है तो किराएदार और मकान मालिक के पास यहाँ पर क्या समाधान कोई हो सकता है? क्योंकि डिजिटल प्रोसेस के लिए हर कोई तैयार नहीं होता, खासतौर पर अगर बुजुर्गों को यहाँ पर देखा जाए तो। देखिए ऑप्शन, देखिए आज भी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। आप अगर किसी को प्रॉपर्टी लेट आउट करते हैं और वो हाई वैली प्रॉपर्टी है तो वो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके हम लोग बाकायदा फीस दे के उसको रजिस्टर करते हैं, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होता है कि आप ये आपके पीस ऑफ माइंड, एज अ लैंडलॉर्ड आपके पीस ऑफ माइंड हो जाता है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी में बेदखल सॉरी मैं प्रॉपर्टी से कोई दखल नहीं करेगा, मुझे इसकी फिर से फाइट नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि ये अब नाउ ये क्योंकि रेगुलेशन आ गया है तो अब तो लैंडलॉर्ड के लिए मैंडेटरी हो गया। पहले क्या होता था कि वो छोटी सी फीस बचाने के चक्कर में रजिस्ट्रेशन नहीं कर, ऐसा नहीं कि लैंडलॉर्ड रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं चाहते, लेकिन उनको लगता है यार रेंटल इनकम है, अब उस पर मैं थोड़ा सा क्यों फीस दूं उस पर, इसमें वो छोटा शॉर्टकट यूज करते थे कि भाई रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, नोटरी करा लेते हैं या अनऑफिशियली कर लेते हैं कुछ लीज डीड रजिस्टर, या कम रकम दिखा के उस पर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। तो ये सब शॉर्टकट जो लोग कम यूज़ करेंगे, और क्योंकि अगर वो शॉर्टकट यूज़ करेंगे तो उनको दिक्कत आ सकती है
और अगर टेनेंट बाद में क्लेम कर देता है कि भाई इसमें मैं इतने साल से रह रहा हूँ, मैंने इसे अनऑफिशियली बाय किया, तो वो डिस्प्यूट का मद्दम बढ़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। और लैंड एज अ प्रॉपर्टी ओनर मेरी सिंपल रिक्वेस्ट रहेगी कि आप शॉर्टकट ना यूज़ करें। अगर आप प्रॉपर्टी अपने सेफ रखना चाहते हैं तो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। एक छोटा सा कॉस्ट जो है उसको माइंड में रखें और उसे आप उसको फैक्टर करें अपने रेंटल इनकम में। सर इसमें अगर एक रूल की बात करें जो ये कह रहे हैं कि 2 महीने की सिक्योरिटी डिपॉजिट ही अब देनी होगी, सर इससे बड़े शहरों में जो मकान मालिक हैं उनको नुकसान महसूस नहीं होगा? क्योंकि पहले तो ऑब्वियस सी बात है कि ये था ही कि 4 से 6 महीने तक का आप एडवांस ले सकते थे। वहाँ मकान मालिक क्या अब ये ऑप्शन लेगा कि रेंट बढ़ाकर इसकी भरपाई करेंगे? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मैं बिफोर फिनकार्ट मैं आईडीएफसी में था, बॉम्बे में। एंड वहाँ पर बहुत से बिल्डिंग में ऐसा होता था कि रेंट को कम रखने के लिए डिपॉजिट बहुत ज़्यादा दिया जाता था। जो मैं जिस घर में मैं रह रहा था उस घर के लिए हम लोगों ने सिक्योरिटी डिपॉजिट करीब कंपनी, क्योंकि कंपनी हमारे लिए घर अरेंज करती थी, तो कंपनी ने करीब 1.5 करोड़ रुपए का डिपॉजिट दिया था और रेंटल था 2 लाख रुपए पर मंथ। ठीक है। सो क्योंकि वो रेंट डिपॉजिट हाई था, आइडियली उसका रेंटल बहुत ऊंचा होना चाहिए, लेकिन उसको रेंट को कॉम्पेंसेट करने के लिए तो सिक्योरिटी डिपॉजिट हाई दिया जाता था। तो कहने का अर्थ यह है, सिक्योरिटी डिपॉजिट का आप इंटरेस्ट कॉस्ट फैक्टर करते हैं उस ओवरऑल रेंट में कैलकुलेट करने के लिए। अगर अब सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिट हो जाएगा 2 महीने के लिए, तो लैंडलॉर्ड जो है रेंट को थोड़ा एलिवेट बढ़ा के उसको कॉम्पेंसेट करेंगे। नुकसान कुछ नहीं होगा। ये सारा जो खेला है मैथ्स का है। वो मैथमेटिक्स आप अराइव करेंगे कि मेरा रेंटल अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट मुझे पहले 4 महीने का या 3 महीने का मिल रहा था, अभी 2 महीने का मिलता है, तो मेरा ये जो 1-2 महीने का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का लॉस है इंटरेस्ट इनकम का, उसको मुझे अब उस इंटरेस्ट इनकम को रेंटल में फैक्टर करके रेंटल बढ़ाना है। इतनी बात है, बस यही होगा। मतलब जो सवाल था वही वाली बात है कि अल्टीमेटली जो इसको कंपनसेट करना होगा वो हो सकता है कि जो रेंट है उसको बढ़ाकर ये लोग कंपनसेट करेंगे। ऑब्वियस बात है, अगर आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो कम हो रहा है तो ये भी एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि आगे चलकर जो रेंट होगा वो और बढ़ सकता है आगे चल के। सर ये नियम जी, रेंटल यील्ड फैक्टर, रेंटल यील्ड एक लैंडलॉर्ड कैलकुलेट करता है उस एरिया का। रेंटल यील्ड में अब सिक्योरिटी डिपॉजिट ज़्यादा हो या रेंटल ज़्यादा हो, लेकिन यील्ड ओवरऑल सेम होना चाहिए। सर ये नियम वैसे बोला गया है कि दोनों पक्षों में समस्या का समाधान लाने की बात कही गई है, एक तरह से उसी को ध्यान में रखते हुए ये नियम लाए गए हैं। लेकिन कहीं दिक्कत बढ़ तो नहीं जाएगी? अगर मामला कोर्ट में चला गया तो उसके वर्डिक्ट में तो काफ़ी टाइम लग जाता है। कौन फंसना चाहेगा ऐसे मामले में? जैसे कि आप सर बोल भी रहे हैं, और एक नियम यहाँ पर खास तौर पर ये कहता है कि अगर आपको घर में जाना भी है तो आपको 24 घंटे पहले आपको एक तरह से इन्फॉर्म करना होगा। ऐसे कुछ नियम भी है जो कि थोड़े से विवादित नहीं हो सकते हैं? नहीं, आई थिंक देखिए रियल टाइम में क्या होता है ना, ये रेगुलेशन है। रियलिटी में क्या होता है ना, आपके टेनेंट से ताल्लुकात कैसे इस पर डिपेंड करता है। अगर आपके ताल्लुकात ठीक हैं तो आप अगर 2 घंटे के नोटिस में जाएंगे चले जाएंगे, लेकिन ऑफिशियली आपको 24 घंटे के पहले आप जा सकते हैं। लेकिन 24 घंटे का ये इसलिए दिया गया है कि देखिए सबकी अपनी प्राइवेसी होती है। तो अब प्राइवेसी है, घर पे है, अगर बच्चे हैं अकेले या कोई बड़ा नहीं है, तो आप एज ए लैंडलॉर्ड आप बार्जिन नहीं कर सकते कि मैं तो ओनर हूँ, मैं किसी वक्त भी जा सकता हूँ। तो ये दोनों, जैसे मैंने कहा ना, ये जो रेगुलेशन बना है दोनों पार्टी को बहुत बैलेंस करके बना है, दोनों के राइट्स को ध्यान में रखे गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक रीजनेबल क्लॉज है, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि भाई मुझे जाना है 24 घंटे की नोटिस दे सकते हैं हमें। तो आई थिंक ये बहुत रीजनेबल क्लॉज है जिन्होंने बनाया है। चलिए, कुल मिला के जो सरकार का जो फैसला है, जो नए नियम है, वो किराएदार हो चाहे मकान मालिक हो, उनके हित में ध्यान में रखते हुए लाया गया। ऑब्वियस बात है, कई सारी चीज़ें थी पहले जिससे दिक्कत होती थी, एक्सप्लॉयटेशन भी होता था,
लेकिन अब वो इस रूल के साथ यहाँ पर कम होती दिख सकती है। चलिए अब करते हैं यूपी का रुख। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब वो डॉक्यूमेंट बेस्ड सिस्टम हटाकर टाइटल बेस्ड रजिस्ट्रेशन लाएगी। इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ बेचने वाला नहीं, बल्कि ये पहले देख लिया जाएगा कि प्रॉपर्टी का असली मालिक कौन है, यानी उसका टाइटल पूरे सिस्टम में रिकॉर्ड होगा। इससे फर्जी दस्तावेज, एक ही जमीन पर कई बिक्री या किसी और की जमीन बेचे देने जैसे धोखाधड़ी और विवादों की संभावना बहुत कम हो जाएगी। नतीजतन प्रॉपर्टी खरीदने बेचने वालों के लिए अब लेन देन जो होगा वो सुरक्षित होगा, तेज होगा और भरोसेमंद होगा, और अदालतों में जो झगड़े होते हैं वो भी यहाँ पर एक तरह से कम होते दिख सकते हैं। सर, क्या नया टाइटल बेस्ड सिस्टम जो है वो पुराने विवादित या गलत रिकॉर्ड वाली जमीनों को भी यहाँ पर सही करेगा? देखिए, ये थोड़ा सा डिबेटेबल टॉपिक है, बट लेकिन मैं इंडिया के नेम ग्लोबली डिफरेंट कंट्रीज जो है, वर्ल्ड कंट्री, उसके माध्यम से इसको स्टडी करना चाहूँगा। मेरे ख्याल से जब ये ऑस्ट्रेलिया में लागू हुआ या न्यूजीलैंड में भी ये टाइटल बेस्ड जो प्रॉपर्टी का ये लागू हुआ, तो इससे बहुत हद तक जो है प्रॉब्लम, टाइटल बस बेस्ड जो रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन लागू हुआ, उससे जो क्या हुआ है, प्रॉपर्टी लिटिगेशंस की जो रेट है बहुत तेजी से नीचे आई। फॉर एग्जांपल, आप फ्रॉड डिटेक्शन क्लेम देखेंगे जो न्यूजीलैंड में था, ओके, पहले करीब 60 to 80% था। अभी वो क्या हो गया, एक उनका मेरे ख्याल टॉरेंस टाइटल था 1870, उस पे क्या हुआ, उसके बाद जो नया लागू हुआ उसमें 75%, 2 डेकेड में 75% फ्रॉड केसेस कम हो गए न्यूजीलैंड में। सिमिलर डेटा पाया गया जैसे टाइटल इंश्योरेंस फंड है ऑस्ट्रेलिया में। अब उसमें उसके बाद जब देखा गया तो उस पर क्या हो गया कि इस पे जो प्रॉपर्टी के जो विवाद हैं उसमें बहुत तेज़ी से कम हो गए। तो मेरे ख्याल से ये टाइटल बेस्ड जो रजिस्ट्रेशन मेथड है, इसमें काफ़ी हद तक ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो प्रॉपर्टी रिलेटेड फ्रॉड्स को कम करने में मदद करेगा। सर तो जो नहीं, जी जी सर, कैरी ऑन सर, आप कैरी ऑन। नहीं, मेरे ख्याल से अभी ये क्या है, अब ना रिकॉर्डिंग ओल्ड रिकॉर्ड जो है, यूपी के ओल्ड रिकॉर्ड्स है, ये तो अपने आप में एक यूनिक चैलेंज है कि जो आंकड़ा कहता है कि करीब 2.5 करोड़ लैंड होल्डिंग्स है, अब इसका डिजिटाइजेशन रिकॉर्ड जो लोग भूले कहते हैं, अब रफली कह रहे हैं कि भाई 95% रिकॉर्ड बाय वॉल्यूम होगा, बट एक्यूरेसी उसकी क्या है वो एक अपने आप में कंसर्न है। मेरे हिसाब से रफली 15 से 20% डिजिटाइज रिकॉर्ड होगा, जिसपे विच डिस्क्रिपेंसी ऑफ ओनरशिप, नेम वगैरह काफ़ी आएंगे। तो इसको कैसे हद तक वो मैनेज करते हैं अपने आप में एक चैलेंज है। अगर इसको सॉल्व कर पाते हैं तो ये बहुत अच्छा मूव है, जिसे रियल एस्टेट क्लीनिंग में काम आएगा उनको। सर, जो नई व्यवस्था है सर, इससे जो रजिस्ट्रेशन जो कॉस्ट है वो भी कुछ इम्पैक्ट होगी, बढ़ेगी या घटेगी इसमें? देखिए, रजिस्ट्रेशन अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है ना, देखिए, दूसरा है सर्कल रेट। और ये अभी क्या होता है कि आप, और फिर लेट मी पुट डिफरेंटली, अभी गवर्नमेंट जैसे जैसे टैक्स लोग नेक में बढ़ते हैं ना, तो टैक्स रेट कम हो जाता है, राइट। तो मेरे हिसाब से अगर अधिकतर प्रॉपर्टी डिजिटाइज होंगे और सर्कल रेट और जो नॉर्मल मार्केट रेट में कम होगा प्राइस, तो उससे क्या होगा, कैश कंपोनेंट कम हो जाएगा और अब सर्कल रेट में ट्रांजैक्शन ट्रेड होगा, तो उससे गवर्नमेंट को की अर्निंग बढ़ेगी इन टर्म्स ऑफ स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन। तो अगर सिस्टमेटिक वे में उस हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के अर्निंग्स गवर्नमेंट की बढ़ती है, तो मेरा ये मानना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो रेट है उसमें कम करने की कुछ गुंजाइश रहेगी। अभी चैलेंज ये आता है कि बहुत से प्रॉपर्टी नॉन रजिस्टर्ड वो में ट्रांसैक्ट होते हैं, और क्योंकि डिस्पाइट जो क्या नोटबंदी वगैरह किया गया था, डिस्पाइट दैट आज भी रियल एस्टेट में कैश का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी है। और क्यों है, क्योंकि ये सर्कल रेट और इसके जो नॉर्मल प्राइस रेट, मार्केट प्राइस रेट, उसमें गैप है। तो लोग अधिकतर सर्कल रेट पे ही रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो वो जी। जो छोटे से प्राइस बचाने के चक्कर में, तो आप अगेन अपना वो
या कैपिटल गेन कभी कभी बचाने के चक्कर में लोग ये सब मेथड यूज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो टाइटल बेस्ड सिस्टम आएगा, इससे इस सब में फ्रॉड में या जो कैश इन्वॉल्वमेंट में कमी आएगी, एंड उससे हो सकता है आने वाले समय में एक्चुअल प्रॉपर्टी रेट्स कम हो जाए। तो एक्चुअल प्रॉपर्टी रेट जो है वो अल्टीमेटली यहाँ पर कम होते देख सकते हैं। इस बीच अनरॉक की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2025 की तीसरी तिमाही यानी कि Q3 में भारत के टॉप 7 शहरों में मकानों की बिक्री में 9% की कमी आई है। मतलब करीब 97,100 यूनिट्स ही बिकी हैं, जबकि बीते साल इतने समय में ही 1,07,000 से ज़्यादा यूनिट्स बिकी थी। लेकिन इसके बावजूद कुल प्रॉपर्टी बिक्री की कीमत यानी कि सेल्स वैल्यू 14% बढ़कर 1.52 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। इसकी वजह है कि ज़्यादातर खरीदार और बिल्डर अब महंगी, प्रीमियम और लग्जरी होम्स पर ज़्यादा झुकाव दिखा रहे हैं। नए लॉन्च हुए प्रोजेक्ट्स में 38% लग्जरी घर हैं, जिनकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर है। मतलब ये कि कम लोगों ने मकान खरीदा, लेकिन जो खरीदा उन्होंने वो महंगा मकान लिया है। इसलिए बिक्री की संख्या गिरने के बावजूद बाजार के कुल रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। वही एवरेज रेजिडेंशियल प्राइसेस जो हैं वो 9% बढ़े हैं, जिसमें एनसीआर में सबसे ज़्यादा 24%, बेंगलुरु में 10% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। सर, टोटल सेल्स जो हैं वो तो गिरी हैं, लेकिन टोटल वैल्यू जो है वो बढ़ी है, खासकर लग्जरी सेगमेंट की वजह से। मतलब खरीदार जो सर हैं लग्जरी वाले ही हैं। ऐसे आप आम खरीदारों के लिहाज से कैसे देखते हैं? क्या आम मिडिल क्लास खरीदार के लिए भी किफ़ायती यानी कि सस्ते जो घर होंगे उसकी अवेलेबिलिटी जो होगी और भी कम होती जाएगी? देखिए, ये एक्चुअली कोविड के बाद बहुत तेज़ी से ये डिस्क्रिपेंसी बढ़ा है। इनफैक्ट कोविड के पहले इतना नहीं था। कोविड के बाद जैसे कहते हैं ना, ये कॉन्सेप्ट आ गया, यू ओनली लिव वंस, यो लोग कॉन्सेप्ट कहते हैं। उसके बाद देखा गया है कि जो मेजॉरिटी जो अच्छे बिल्डर हैं, जो बहुत बड़े बड़े बिल्डर हैं, जैसे कि आप मैक्स है, गोदरेज है, एल&टी है, कल्पतरू है, डीएलएफ है, ये सब बहुत लग्जरी फ्लैट, अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट्स बना रहे हैं, क्योंकि उनपे उनका मार्जिन ज़्यादा होता है। और लोग जो खरीदने वाले हैं ना, अब वो खरीदना चाह रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो अल्टीमेटली इसी वजह से जो ओवरऑल रेवेन्यू सेल्स का बढ़ा है, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स कम हुए हैं, क्योंकि मिड सेगमेंट में अभी सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, और ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सप्लाई है लोग वेट कर रहे हैं उस सप्लाई को ख़त्म करने का पहले। तो आई थिंक ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये आई थिंक आज भी वो अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, अब मैं रियल लाइफ एग्जांपल से बताता हूँ आपको। आप मान लीजिए नोएडा पकड़ लीजिए। नोएडा में आप एक्सप्रेस वे में देख लेंगे तो एक्सप्रेस में जो पुरानी जेपी की प्रॉपर्टी है वो 13,000 रुपये स्क्वायर फीट पे बिक रही होगी। उसी जेपी के उसी प्रॉपर्टी में आपको मैक्स एस्टेट मिलेगा, एल&टी मिलेगा, कल्पतरू मिलेगा। वो क्योंकि लग्जरी कंस्ट्रक्शन है, उसकी प्राइस एग्जैक्टली ऑलमोस्ट डबल है, 24 से 26,000 रुपये स्क्वायर फीट। तो ये जो बड़े बिल्डर है ना, ये लग्जरी के नाम में बेच रहे हैं और इनको अपना मार्जिन प्रोटेक्ट करना है। तो इसीलिए ये अफोर्डेबल सेगमेंट और मिड सेगमेंट में कम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में प्रोडक्शन कर रहे हैं, जहां पर ये प्रीमियम लॉन्च कर सकते हैं। अब देखिए, सेम नोएडा में ट्रम्प टावर आया है एट 40,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। सो ये बेस्ड ऑन द डिमांड, और आज के दिन में जो पैसे जिनके पास है वो उस में परचेज कर रहे हैं। अब अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, क्योंकि ये प्रीमियम इतना ऊपर बढ़ रहा है कि नीचे वाली भी प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी। जो अब मान लीजिए आइडियली 8, 9, 10,000 रुपये स्क्वायर फीट में बिकना चाहिए, वो उस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये भी 12, 12,500 या 15, 13,000 रुपये स्क्वायर फीट में बिकेगा। तो ये थोड़ी अफोर्डेबिलिटी चैलेंज तो मिडिल क्लास को क्रिएट करेगी, ये जो पुल है अभी, ये ड्राइव है। तो जैसे कि बताया गया कि जो सेल्स है वो तो गिरी है, लेकिन वैल्यू यहाँ पर बढ़ी है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल इनकम ग्रुप्स वाले लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। यूपी महाराष्ट्र के बाद बिहार सरकार ने प्रदेश में नया सर्कल रेट लागू करने का फैसला किया है। बिहार सरकार एमवीआर यानी कि मार्केट वैल्यू रेट को पहली बार 2013-16 के बाद बड़े पैमाने पर अपडेट कर रही है। जनवरी 2026 से राज्य में नए सर्कल रेट लागू हो जाएंगे। नए रेट के जमीन को इलाके, सड़क की चौड़ाई, विकास, औद्योगिक या आवासीय कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग श्रेणी में बांटा जाएगा। सबसे ज़्यादा असर उन इलाकों में होगा जहां पहले से ज़मीन मकान की खरीद बिक्री ज़्यादा होती है, जैसे नगर निगम क्षेत्र हो गए, शहर के बाजार के आसपास के इलाके हो गए। इसका मकसद ये है कि पुरानी रेट पर सरकार को राजस्व कम मिलता था, जबकि ज़मीनों की असली बाजार कीमत पहले से काफ़ी बढ़ चुकी है। नए रेट से रजिस्ट्री विभाग को राजस्व मिलेगा और रेट को वास्तविक बाजार दर के करीब लाया जाएगा। सर, क्या नए सर्कल रेट से आम लोगों के लिए घर या ज़मीन खरीदना और भी महंगा हो जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्री फीस और स्टैंप ड्यूटी बढ़ने से कुल लागत काफ़ी बढ़ सकती है? देखिए, बिहार में ये जो इम्प्लीमेंट हुआ है, ये एक्चुअली आप नॉर्मली मार्केट प्राइस और सर्कल रेट में जो गैप है, ये टिपिकली 25 से 30% का गैप बहुत ज़्यादा होता है। बट लेकिन स्टेट लाइक बिहार, यूपी, एमपी में ये 40 से 60% के गैप था। मतलब ये है, कोई अगर 30 लाख का प्रॉपर्टी है तो वो 15 लाख के सर्कल रेट है। तो गवर्नमेंट को सर्कल रेट पे स्टैंप ड्यूटी वगैरह मिल रहा था, तो ये गवर्नमेंट के लिए अपने आप में लॉस था। तो अभी जो सिर्फ इन्होंने किया है, ये एक तरह से जो करेक्शन है इंडिया के एवरेज में, उसके हिसाब से इन्होंने किया था। अब ये क्यों किया है कि लास्ट जो रिवीजन हुआ था सर्कल रेट का, इनका मेरे ख्याल से 1990 या 2000 अर्ली 2000 में हुआ होगा। तो सर, ये अभी तो फिलहाल बताया 2013-14 में किया था इन लोगों ने। लास्ट हो जाता, तो 12 साल के बाद हुआ है अभी। बहुत, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक फिस्कल लॉस है स्टेट के लिए। तो ये चेंज की वजह से मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को 4-5 हज़ार करोड़ का एस्टिमेटेड अर्निंग बढ़ जाएगा, जो क्योंकि अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टी मिलता था। और जी। इसका दूसरा अर्थ ये है कि ब्लैक मनी जो है उसमें भी रिडक्शन में ये मदद करेगा, क्योंकि टेक्निकली जब आप सर्कल रेट कम दिखाते हैं तो मैं मतलब ये है कि आप ऑफिशियली रेट चेक में वो पे कर रहे हैं, जो गैप है उसको आप कैश में पे कर रहे हैं। तो ये सर्कल जो कैश कंपोनेंट को भी जो ब्लैक मनी को भी कम करने में मदद करेगा। तो आई थिंक ये तो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और ये मेरे महज एक करेक्शन है बिहार का, ये जो अनोमली था नेशनल लेवल में जो गैप होता है उसको अलाइन किया गया है। चलिए, जनवरी से ये फैसला लागू हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं कि सर्कल रेट में कैसे बदलाव किए जाते हैं। अब चलते चलते कुछ और ज़रूरी खबरों पर यहाँ पर नज़र डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की हाल ही की बैठक में तय हुआ है कि राज्य में कई टाउनशिप बनाई जाएंगी, जिसके लिए ज़मीन की न्यूनतम 25 एकड़ की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। 25 एकड़ से इसे घटाकर लगभग 12.5 एकड़ कर दिया गया है। कटौती के बाद छोड़ी गई भूमि किसी थर्ड पार्टी को नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जिन प्रोजेक्ट्स पर लंबे समय से काम रुका हुआ है, उन्हें पूरा करने का रास्ता अब साफ हो जाएगा। कुल 28 अधूरे टाउनशिप प्रोजेक्ट्स को पुनर्जीवित करने की मंजूरी भी दी गई है। सरकार इन टाउनशिप के लिए करोड़ों रुपए निवेश करेगी। इससे शहरी इलाकों में सस्ती और व्यवस्थित आवास, बेहतर बुनियादी सुविधाएं और विकास की उम्मीद बढ़ रही है। इस बीच मुंबई में नवंबर 2025 में रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। इस महीने कुल 12,219 प्रॉपर्टियों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जो पिछले साल की तुलना में 20% ज़्यादा है। इससे राज्य को स्टैंप ड्यूटी के रूप में लगभग 1,038 करोड़ रुपए मिले, जो 12% ज़्यादा हैं। रजिस्ट्रेशन में लगभग 80% सौदे रिहायशी मकानों के थे, यानी लोग अपना घर ले रहे हैं। इस साल जनवरी से नवंबर तक कुल रजिस्ट्रेशन 1,35,807 हुए हैं और सरकार को करीब 12,224 करोड़ रुपए का राजस्व यहां पर हासिल हुआ है। मुंबई में इस समय घर खरीदने और बेचने का मार्केट काफ़ी मजबूत है। कई लोग मकान खरीद रहे हैं और रियल एस्टेट उद्योग फिर से सक्रिय होता दिख रहा है। उधर गुरुग्राम दिल्ली के बीच का द्वारका एक्सप्रेसवे 2020 से 2025 तक प्रॉपर्टी की कीमतें यहां पर लगभग 3 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। स्क्वायर यार्ड के ताज़ा डेटा के हिसाब से पहले यहां की ज़मीन औसतन 6,300 रुपये प्रति वर्ग फुट थी।
अब कीमतें बढ़कर लगभग 21,700 से 24,000 रुपए प्रति वर्ग फुट हो गई है। मतलब करीब 28% की एनुअलाइज ग्रोथ यानी कि सीएजीआर जो है वो 28% रहा है। इसकी जो वजह बताई जा रही है वो बेहतर सड़क है, कनेक्टिविटी है, नए लिंक रोड्स हैं जैसे कि UER2 और हवाई अड्डा और मेट्रो से आसान पहुंचना बताई जा रही है। साथ ही इस इलाके में 115 से ज़्यादा रिहायशी प्रोजेक्ट्स चालू हैं और 2025 तक करीब 14,000 नए फ्लैट्स लॉन्च हुए हैं। मतलब द्वारका एक्सप्रेसवे अब एनसीआर क्षेत्र का एक नया अट्रैक्टिव और तेजी से बढ़ता हुआ रियल एस्टेट हॉटस्पॉट जो है वो बनता जा रहा है। आखिरी खबर, नोएडा अथॉरिटी की ताज़ा समीक्षा के अनुसार 116 ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में से केवल करीब 20 से 22% यानी कि 26 प्रोजेक्ट्स ने ही अपने ड्यूज यहां पर चुकाए हैं। बाकी लगभग 34,283 करोड़ रुपए का बकाया बचा हुआ है, जिसमें से करीब 26,000 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो अब कानूनी या दिवालिया मामलों में फंसे हुए हैं, इसलिए उन्हें जल्द वसूलना यहां पर मुश्किल दिख रहा है। कुछ बड़े डेवलपर्स जैसे कि यूनिटेक और आम्रपाली ग्रुप भी बकाया लिस्ट में हैं। इन पर बकाए 18,703 करोड़ रुपए से ऊपर का है। इस सिचुएशन का मतलब यह है कि हजारों घर खरीदार जिन्होंने पहले पेमेंट करके फ्लैट बुक किए थे, उन्हें अपना घर मिलना या रजिस्ट्रेशन मिलना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि परियोजनाएं अटकी हुई हैं और डेवलपर्स पर कार्रवाई चल रही है। सर, इन खबरों में से किसी खबर पर आप टिप्पणी करना चाहेंगे? आई थिंक देखिए, ये जो द्वारका एक्सप्रेस का वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सडनली आप देखेंगे नॉर्मली क्या होता था कि दिल्ली एनसीआर में जैसे कहते हैं इनकम टू प्रॉपर्टी रेशियो जो प्राइस होता है 7 to 8 टाइम्स कहते हैं, बट ये करंटली जो बड़ा है बिकॉज ऑफ जो रीजन आपने बताया UPR है या लिंक रोड, UER और कई सारी चीजें सर हुई हैं, कनेक्टिविटी टू द एयरपोर्ट, काफी कुछ है, तो इसके वजह से ये काफी तेजी से बढ़ गया है। और ये रेशियो अगर आप देखेंगे इनकम टू हाउसहोल्ड इनकम टू प्राइस रेशियो, ये 12 to 15 टाइम्स करंटली बढ़ गया है। सो इसमें अफोर्डेबिलिटी थोड़ी सी दिक्कत आएगी लोगों को बिकॉज सडनली ये प्राइस बढ़ गया है। बट ये टिपिकली एक फिनोमेना है जो मैं इन्वेस्टमेंट में कहूँगा। देखिए, कोई भी नया सेक्टर में आप अर्ली पार्टिसिपेशन करेंगे तो आपको ये फायदा मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल जब आप देखेंगे जैसे कि गुड़गांव जब एस्टैब्लिश हुआ था, हीरो होंडा और मारुति जब आए तो वो एक्चुअली सिर्फ हीरो होंडा मारुति ने एस्टैब्लिश नहीं किया, वो एक अपने आप में एक पूरा टाउनशिप एस्टैब्लिश हुआ और वो प्रॉपर्टी प्राइस की प्राइस अनलॉकिंग हुई है। ठीक है, सिमिलरली जब जमशेदपुर में जब टाटा ने एस्टैब्लिश किया, सेम जमशेदपुर में प्राइस अनलॉकिंग हुई। अभी आप अयोध्या देख लीजिए, धोलेरा देख लीजिए गुजरात में, ये प्राइस अनलॉकिंग है, ये नॉर्मल प्राइस राइज नहीं है। तो क्योंकि ये वो वहाँ पर द्वारका में प्राइसेस कम थे बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर आने के बाद जिसे प्राइस अनलॉकिंग कहते हैं, ये प्राइस अनलॉकिंग हुआ है। और मेरे हिसाब से अभी भी स्कोप है लोगों को अगर पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि ये प्राइस अनलॉकिंग जो हुआ है पार्शली इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होने के वजह से हुआ है कि पूरी तरह अभी भी इस पे और डेवलपमेंट बाकी है। और जैसे जैसे ये प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाएगा पूरा कंप्लीट, तो मेरे ख्याल से इस पे और बढ़ोतरी आएगी। तो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी लोगों के पास अभी भी है। ठीक है, यानी कि प्राइसेस तो अभी जो बढ़े हैं वो शुरुआत है, आगे और भी इसमें पोटेंशियल है प्राइसेस बढ़ने की। सर, आज आपने इतना समय दिया और हर खबर का बहुत अच्छे से विश्लेषण किया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप हम लोग को और हमारे दर्शकों को ऐसे ही अपनी जानकारी के साथ इनलाइटन करते रहेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू। तो आज के शो में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये जो कवरेज है वो आपको पसंद आई होगी। अब मिलेंगे अगले हफ्ते कुछ और खबरों के साथ, कुछ नए एक्सपर्ट्स के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।